मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि शायद हिंदी में बोलना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा अथवा अंग्रेजी में, आप जैसा कहेंगे मैं मिला दीजिए। थोड़ा दोनों बहुत भाषाओं में बोल लेता हूँ, लेकिन आप अपनी सुविधा पर बोलने ग्रीक भाषा में मत बोलना, आपको without intervening to that extent. Professor Tyagi has been a professor of Hindi. Professor Bharat Gupta has a professor of English. जो मिश्रण किया वो बिजलानी साहब ने किया, तो हम इन पर छोड़ते हैं कि ये मिश्रण ना करें, या उस पर बोले या उस पर बोले। चलिए मैं प्रयास करता हूँ हिंदी में बोलने का, और आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने रख पाऊंगा। तो इस वक्तव्य के बाद मेरे ख्याल से एक प्रश्न और उत्तर का सेशन अलग है, अलग आपके लिए बनाया। धन्यवाद। तो प्रश्न उत्तर इत्यादि उसमें भी हो जाएंगे, लेकिन मेरा कुछ एक तरीका इस तरह का है कि मैं शुरुआत में ज़्यादा नहीं बोलता, जब आप लोग सवाल पूछ लेते हैं तो मैं कुछ ज़्यादा फिर खुलकर आप लोगों के साथ आपके जहन में जो है, आपने जो सोचा है उसको देख कर मैं बोल लेता हूँ। तो इसमें भी शायद मैं थोड़ा कुछ इंट्रोड्यूस करता हूँ विषय को, और फिर आप सवाल पूछें, और फिर उसमें दूसरी सेशन में हम वैसा करेंगे। तो देखिए, जो विषय है कल्चरल चैलेंजेस बिफोर इंडिया, और जाहिर है कि जो आज के कल्चरल चैलेंजेस हैं 10 अक्टूबर के ही नहीं, बल्कि इस दशक के, इस पिछले 50 या 100 साल के भारत में, क्योंकि अगर देखा जाए तो महर्षि अरविंद का जन्मदिन ही भारत के नए भारत के प्रारंभ का दिन है। 15 अगस्त की जो तिथि है, तो उस हिसाब से 60 वर्ष भारत स्वतंत्र रहा है। और अगर मेडिकल लाइन से कोई एग्जाम्पल लिया जाए तो शायद भारत अभी इंक्यूबेटर में है, यानी कहीं कुछ गड़बड़ है, काफी गड़बड़। ऐसा बालक नहीं लगता हमारा राष्ट्र की जो बिल्कुल ही अपनी सेहत अच्छी तरह से जी रहा हो, और जिसकी सेहत के बारे में चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं हो। इसलिए ये कल्चरल चैलेंजेस हैं, और एक नहीं अनेक हैं। अब चैलेंजेस की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, इसलिए हम यहाँ कल्चरल चैलेंज को ही लेते हैं, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल वगैरह नहीं। और कल्चर में तो आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती हैं। आप कपड़े क्या पहनेंगे, किस किस्म के वाहन में चलेंगे, ट्रेन कैसी होगी, तो उस पर टेक्नोलॉजी इत्यादि, ये सब संस्कृति में और कल्चर में आ गई। वैसे कल्चर अंग्रेजी का शब्द है, और उसका जो मूल है वो जर्मन भाषा के कुल्टूर में है, और भारतीय भाषाओं में तो कल्चर के लिए कोई शब्द है नहीं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग हो रहा है संस्कृति का, लेकिन
संस्कृत में या 17वीं 18वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ जिसको आज हम संस्कृति कह रहे हैं उसके लिए हमारी भाषाओं में कोई शब्द नहीं था। जैसे आप तुलसीदास जी में देखें या हिंदी के विद्वान यहाँ आसीन हैं, तो ऐसा हमें कोई शब्द नहीं मिलेगा। और बहुत से शब्द मिलेंगे जो कि मनुष्यता के गुणों को उजागर करते हैं, सौहार्द है, प्रेम है, ईर्ष्या न करना है, वगैरह वगैरह, सब मुक्ति की आशा है। लेकिन जिसको आज हम संस्कृति कहते हैं ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलता। तो संस्कृति वास्तव में कल्चर का अनुवाद है। और फिर जब अनुवाद करते हैं हम किसी चीज का, तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उस भाषा में उस शब्द का क्या अर्थ था, उसकी छाया निरंतर हमारे मन पर, सोच पर रहती है। तो आज जिसको आप संस्कृति कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति कह रहे हैं, उसमें जितनी बहस है वो होती है पाश्चात्य प्रश्नों के उत्तर में। जो प्रश्न यूरोप में पूछा जाता है, जिस तरह से वो अपने यहाँ कल्चर को डिफाइन करते हैं कि कल्चर क्या है, अमेरिकन कल्चर क्या होगा या मल्टीकल्चरल क्या होगा इंग्लैंड में या यूरोप में क्या होगा, उसी तरह से हम सोच रहे हैं भारत में आज कि यहाँ संस्कृति क्या होगी, भारतीय संस्कृति क्या है, गोमांस खाना भारतीय संस्कृति है या नहीं। अब हम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपसे कोई ये नहीं कहता कि ये धर्म है या अधर्म है। एक बड़े क्या कहते हैं अप्रिय विषय को मैंने उठा लिया, क्योंकि वो आजकल टेलीविजन पे और राजनीति में है। लेकिन कोई सीधी बात है, क्या कोई चैनल कह रहा है कि ये धर्म है या अधर्म है? आपने बीफ के साथ धर्म और अधर्म शब्द को सुना है पिछले एक हफ्ते में? मैंने तो नहीं देखा किसी टीवी चैनल। तो हमारे लिए संस्कृति शब्द से हटकर जो शब्द थे या इसके जो पुरोगामी शब्द थे, इससे पहले जिन शब्दों का प्रयोग होता था, करते थे, उसमें शायद एक बच्चा भी या एक अनपढ़ गंवार भी ये पूछता, भाई ये धर्म है या अधर्म है ऐसा करना, ये प्रश्न उठ रहा। आज वो प्रश्न नहीं उठ रहा, आज राइट्स का प्रश्न उठ रहा है। Whose right is it to eat the cow? तो राजीव सरदेसाई टेलीविजन पर कराते हैं इसके ऊपर एक बहस और घर जाके अपने लिख देते हैं, नाउ आई एम हैविंग अ ग्रेट स्टेक। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सा शिष्टाचार है, ये कौन सी ज़हनियत है, ये कौन सा धर्म है, ये किसके प्रति है धर्म या धर्म। तो जब आज हम वास्तव में बात करें कल्चर की या संस्कृति की, तो हम बात करें ये समझकर कि ठीक है, आज जैसे मैं संस्कृति शब्द का प्रयोग तो कर रहा हूं, क्योंकि उसके बिना कोई मेरी बात समझेगा नहीं, कोई वार्तालाप नहीं होगा। लेकिन वास्तव में जो मेरे शब्द हैं इस चीज के लिए, वो धर्म है, अधर्म है, सन्मार्ग है, शिक्षा है, गुरु है, चिंतन है,
ये शब्द है, कला है, सौंदर्य है। हमारे शब्द तो ये है, रस है, रस और नीरस। ये कोई शास्त्र के शब्द नहीं है केवल। गंवार भी कहता है यार कोई रस नहीं आया हो, तो रस शब्द का प्रयोग करता है बड़े सही सटीक तरह से। वो है संस्कृति, और वही संस्कृति जिंदा है भारत में। वो अंग्रेजी माध्यम के अखबारों में इस सब डिस्कोर्स में जिंदा नहीं है, वो कहीं पीछे छूट गए। तो आज जब आप देखेंगे कि जो एक बंटवारा हो गया है, वो खुद अपने इतिहास से, अपने ग्रंथों से, अपनी सोच से, अपनी समझ से हो गया है, और इसीलिए कल्चरल चैलेंज है। परिवर्तन तो हमेशा से होते हैं, राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं, हमले भी होते हैं, फौजें भी आती हैं, लोग लुटते भी हैं, बड़ी बड़ी तबाही भी होती है, फिर पुनर्विकास भी होता है। ये सब इतिहास में होता है। लेकिन भारत के अंदर एक उस परिस्थिति में भी एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है, और जिन चिंतकों ने उस प्रवाह को देखा है, वो हमारी संस्कृति कहिए या हमारे धर्म कहिए या हमारी कला कहिए या हमारा योग कहिए, उसके बारे में बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। और पिछले 150 वर्ष के जो सबसे प्रखर चिंतक हैं इसमें, वो महर्षि। तो महर्षि अरविंद किस तरह से देख रहे हैं कल्चर को, और वो भारत के उदय को कैसे देख रहे हैं, ये तो उनकी समय तक और उनके लेखन तक हमको पढ़ने को मिलता है। और आज भी हम उसको पढ़कर दोबारा उस सारी आज की समस्या से भी उसका एक संबंध बना सकते हैं। लेकिन जो चैलेंज है जिसको कहा जाए, वो थोड़ा फर्क है। अंग्रेजी में आप जानते हैं चैलेंज का अर्थ होता है खतरा। यानी आपको किसी द्वंद्व के लिए किसी ने पुकारा, और अगर वो कॉन्टेस्ट, चैलेंज, ग्रीक भाषा में आगोन, एगोनिक शब्द है ना, उससे एगोनल या एगोनिक, कॉन्टेस्ट। तो चैलेंज का अर्थ है कॉन्टेस्ट। तो भारत का चैलेंज किससे? ये चैलेंज आज नहीं हो गया, चैलेंज तो रहा है। 200 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था, 2000 साल पहले भी था। निरंतर ये चैलेंज रहता है। लेकिन हर समय वो नया भी होता है, और अलग अलग प्रकार के लोगों से होता है, अलग अलग मानसिकता के लोगों से होता है, अलग अलग शास्त्र और शास्त्र वालों से होता है। तो आज का चैलेंज क्या है? देखिए, मोटे तौर पर तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। जैसे बड़ी स्पष्ट बात है
अब यहाँ मैं थोड़ा पॉलिटिकल करेक्टनेस के हिसाब से नहीं बोलूँगा, यहाँ किसी को भी आवश्यकता नहीं है पॉलिटिकल करेक्टनेस की। आज सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिहादी इस्लाम का। केवल भारत को ही नहीं है, विश्व भर को है, लेकिन भारत को सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब ये स्पष्ट है कि जो सबसे बड़ा केंद्र है जिहाद के ऑर्गेनाइजेशन का, वो वंस अपॉन अ टाइम अ पार्ट ऑफ इंडिया है। वो हमारे ही देश का एक टुकड़ा जो अब एक नए राष्ट्र के रूप में है, पाकिस्तान, आज वो केंद्र है। इसलिए हमें बहुत बड़ा चैलेंज वहां से। एक दूसरा चैलेंज है प्रोसेलिटाइजिंग क्रिश्चियनिटी का। इन चैलेंजेस के बारे में खुलकर बात नहीं होती, कहीं नहीं होती। क्यों? क्योंकि बात होते ही हमारी व्यवस्था को ये लगता है कि इसमें तो बड़े खतरे की बात है, इस चर्चा को करो ही मत। सच्चाई होते हुए भी आंख मूंद लो, क्योंकि लोगों के पास इसके जवाब नहीं है। लेकिन हम अगर सचमुच विचार करने बैठे, अगर ये विषय है चैलेंजेस, कल्चरल चैलेंजेस बिफोर इंडिया टुडे, तो हम इन विषयों पर चर्चा ना करें, ऐसा शायद सही नहीं है। तो दूसरा खतरा ये है, और ये है जी, आपको और एक्सपेंड करने की सुविधा देने के लिए। हाँ, आपने 2 नाम लिए, क्या ऐसा जो आप पहले बोल चुके उसके बारे में इसी से रिलेटेड है? ऐसा नहीं लगता कि सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमन हिंदू अपने आप में चैलेंज? चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट मैं चाहूंगा कि अभी मैं अपना भाषण दे लूं, फिर अपने इस प्रश्न को आप रखेंगे और फिर हम लेंगे। शायद आपको ये उत्तर पहले ही मिल जाता, अभी थोड़ी देर में वैसे ही मिल जाता। तो ये दूसरा चैलेंज हुआ। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। आप इंटरनेट पे जाइए और वहाँ जोशुआ प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो देख लीजिए, टाइप कीजिए इंटरनेट पे जोशुआ प्रोजेक्ट और आपको पता चल जाएगा। कैलिफोर्निया में ही, कोलोराडो में ही उनका दफ्तर है, और उन्होंने सारे संसार को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, जहां लोग ईसाई बन चुके हैं और जिनको अभी ईसाई बनाना है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप में से बहुत से बिजनेस के लोग हैं, यहाँ बिजनेस वर्ल्ड के लोग हैं। आप जानते हैं कि अब वो किताबी जमाना खत्म हो गया, जबकि किताब के ही थ्रू शिक्षा मिलती थी, स्कूल में तो, कॉलेज में तो, अखबार में तो। अब इंटरनेट पे बहुत कुछ मिलता है, देखिए, समझिए, जानिए। तो ये 2 चैलेंजेस हुए हैं। और तीसरा चैलेंज, तीसरा चैलेंज है भारत के भीतर ही उपभोगवाद का, कंज्यूमरिज्म का। मैं तो आ ही रहा था उस विषय, कंज्यूमरिज्म का है कि जब आप उसी को सबसे प्रमुख कर देते हैं, जब सांसारिक वस्तु का मजा लेना, उपभोग लेना, उसको ही सब कुछ मान लिया जाता है,
वो ही सर्वे सर्वा है, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज है। और उससे क्या होता है? उससे हम आलसी हो जाते हैं, उससे पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। तो तीसरे चैलेंज को सबसे पहले फेस करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो पहला और दूसरा कर नहीं पाएंगे। जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े महारथी हुए, उन्होंने इन सब विषयों पर बड़ी अच्छी तरह सोचा था। और महर्षि अरविंद के जीवन में आप देखेंगे, उन्होंने एक एक चीज को एक एक समय में लेकर उस पर डील किया। तो उनका प्रारंभ जो होता है उनके कर्म क्षेत्र का, वो तो बड़ौदा में होता है, जहां वो बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाते थे। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में बैठकर अपनी रिसर्च की थी, और उसी कमरे में बैठ के जिसमें श्री अरविंद रहा करते थे। तो जब उन्होंने कुछ वर्ष पढ़ा लिया, देख लिया, सोच लिया, तब उनके आगे ये सवाल आया कि इसका सॉल्यूशन पॉलिटिकल होगा। और फिर उनका पॉलिटिकल जीवन प्रारंभ हुआ, जो 1910 तक चला। तो चैलेंज को उन्होंने तब पॉलिटिकली लिया और पॉलिटिकल उसका जवाब दिया। और जो श्री अरविंद का जवाब था कल्चरल चैलेंज का, पॉलिटिकल चैलेंज का, वो आगे चलकर भारत की राजनीति से बाहर हो गया। क्योंकि श्री अरविंद के बाद जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग हुए, वो सिविल डिसोबीडियंस में गए, वो उस मार्ग पे नहीं गए जो श्री अरविंद ने प्रशस्त किया था। और वो जो उनका मार्ग था, वो केवल राजनीतिक स्ट्रेटेजी का मार्ग नहीं था। आजकल आप देखते हैं कि जितनी राजनीतिक चर्चा होती है वो रणनीति में होती है। वो कौन सा टैक्टिक अपनाएंगे। बहुत से लोग जो कौटिल्य को बड़ा पसंद करते हैं आजकल भारत में, उनके लिए कौटिल्य केवल चालबाज है, कुटिल है। जो पूरा अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, that massive vision covering everything, वो नहीं है उनके आगे। श्री अरविंद ने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो अपनाए, उनके द्वारा, और उनके जो सक्सेसर्स आए, उन्होंने ही कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस का जो रास्ता था, उसका कल्चर अलग था। उसका कल्चर सो कॉल्ड नॉन वायलेंस और अहिंसा का मार्ग गांधी जी का था। और उसने फिर जो हमारे लिए कल्चर बनाया, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चर, उससे भारत एक दूसरी दिशा में चला गया। वो दिशा थी वेस्टर्न सिविल डिसोबीडियंस की। श्री अरविंद का मार्ग वेस्टर्न सिविल डिसोबीडियंस का नहीं था, और उस सिविल डिसोबीडियंस की जगह उनका जो रास्ता था स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का, स्टेट को चैलेंज करने का, उसकी स्ट्रेटेजी में
एक क्लासिकल कल्चर कि जो आपके सामने योद्धा खड़ा है, उस योद्धा का जवाब युद्ध से ही होगा। वो अहिंसा का रास्ता नहीं। अहिंसा और सिविल डिसोबीडियंस के रास्ते ने हमारी पॉलिटिकल लाइफ को बदल दिया। वो कंस्ट्रक्टिव ना हो गए, ओनली प्रोटेस्टिव हो गए। आज सारा पॉलिटिकल कल्चर प्रोटेस्ट का कल्चर। साहित्यकार अपना अवार्ड वापस कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर। नतीजा क्या होगा इससे? या तो आप प्रोटेस्ट में एक नया ग्रंथ लिखिए, एक नई व्याख्या लिखिए। आपको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है तो उसकी लिख करके एक किताब में धज्जियां बना दीजिए उसके विचारों की। आप अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस देंगे, क्या करेंगे? वो तो राष्ट्रपति को आप वापस दे रहे हैं, राष्ट्रपति देता है ना अवार्ड। ये प्रोटेस्ट का कल्चर है, इतनी सी बात नहीं समझता। एक साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी या कोई पद्मश्री मिलती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा मिलती है। तो आप तो राष्ट्र को दी हुई चीज उसके मुंह में फेंक करें, चूंकि आपको आज का प्रधानमंत्री पसंद नहीं। ये एक रोमांटिसिज्म है, ये रोमांटिक प्रोटेस्ट का कल्चर है और ये श्री अरविंद की विचारधारा के बाहर का कल्चर है, क्योंकि ये नॉन क्रिएटिव है। इससे किसी को कुछ नहीं मिलना। जो कॉम्बैट का कल्चर था पॉलिटिकल लाइफ में, इंटेलेक्चुअल लाइफ में, वो श्री अरविंद का कल्चर था। आप परिवर्तन कर दीजिए, बदल दीजिए। आप केवल भीख मत मांगते रहिए कि कृपया इसे बदल दें, कृपया इसे देख लें। और फिर जो प्रोटेस्ट का कल्चर हो, उसमें ये नया कल्चर आ जाए कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, मेरे पीछे आ जाओ। और प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट एंड आफ्टर प्रोटेस्ट, ये भारत की पॉलिटिकल लाइफ और कल्चरल लाइफ बनकर रह गई। मैं जब श्री अरविंद को पढ़ता हूं तो मैं ये देखता हूं कि उन्होंने वैदिक काल से लेकर जितने भी दर्शन थे, उसका जो सबसे उज्जवल पक्ष था उसको लिया, द ब्राइटेस्ट। और उन्होंने जो लिया वो केवल पीछे देखने की दृष्टि से नहीं लिया, वो आगे देखने की दृष्टि से लिया, आगे कुछ बनाने की दृष्टि से लिया। श्री अरविंद का ही एक ऐसा दर्शन है जिसमें इवोल्यूशन फिजिकल लाइफ में आकर नहीं रुक जाती, जिसमें होमो सैपियंस ही अंतिम सीढ़ी नहीं है इवोल्यूशन। He is the only thinker in the whole world who says that after man there will be a supramental being. Evolution is going in that direction. So he looks towards the future. Hence it is a creative culture. The culture which comes when Sri Aurobindo went into seclusion and worked for it entirely through his own spiritual sadhana and power, was a reactive culture.
1915 से जो हम देखते हैं भारतवर्ष में वो रिएक्टिव